प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए, ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले यानी कि जो भी इसमें इक्वेशन हमें मिलेगी उसमें क्या होंगे, दो चर होंगे। जैसे कि एक्स वाई या फिर एक्स जेड या वाई जेड, इस तरीके से, या ए बी या पी क्यू आर एस, इस तरीके से हमें जो भी इसमें समीकरणें मिलेंगी तो उसमें जो है दो चर हमें मिलेंगे। और आगे है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण होता क्या है, यानी कि रैखिक समीकरण होता है एक घात का समीकरण, यानी कि जिसमें जो चर की घात है वो कितनी होगी, एक होगी। और आगे है युग्म, यानी कि समीकरण युग्म का मतलब है कि इसमें जो है हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, यानी कि समीकरण युग्म यानी कि दो इक्वेशन यानी कि दो समीकरण। तो दो समीकरण को हम समीकरण युग्म कह देते हैं। तो इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि इस तरीके से, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि अगर हमें एक ही इक्वेशन यानी कि एक ही समीकरण लिखनी है तो इस तरीके से लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। और अब देखिए यहाँ पर, वैसे मैंने अभी एक ही समीकरण बताई है, दोनों को बताऊंगा मैं अभी। तो इसमें क्योंकि दो समीकरण इसमें मिलेंगी हमें दी हुई, तो इसमें है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये होता है जो समीकरण है उसका रूप इस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर समीकरण युग्म की बात है, तो युग्म यानी कि दो समीकरणें हमें इसमें मिलेंगी, तो उनका जो व्यापक रूप होगा तो उसमें व्यापक रूप होता है ये, यानी कि a1x प्लस b1 वाई और प्लस c1 बराबर 0। और ये तो है पहली इक्वेशन। और दूसरी जो इक्वेशन होगी यानी कि दूसरी समीकरण होगी a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये है दूसरी समीकरण, यानी कि दोनों समीकरणें हमारी इस रूप की होंगी, यानी कि जो व्यापक रूप है समीकरण युग्म का वो ये है। यानी कि पहली समीकरण को हम, अगर मान लीजिए हमें कोई तुलना करनी है पहली समीकरण की, तो हम इससे तुलना करेंगे। और दूसरी समीकरण की अगर हमें तुलना करनी है, यानी कि वहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के अगर मान निकालने हैं तो पहली समीकरण की तुलना हम इससे करेंगे, समीकरण एक वाले व्यापक रूप से। और अगर दूसरी समीकरण की तुलना करनी है तो हम करेंगे इस दूसरी वाली समीकरण से, यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना करके a2 b2 c2 के मान निकल जाएंगे। और पहली वाली समीकरण की पहली समीकरण से जब तुलना करेंगे तो a1 b1 और c1 के मान निकल जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो समीकरण का नाम आता है बच्चों एक्सरसाइज है, इसकी 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो 3.1 और इसका पहला सवाल है। अब देखिए, ध्यान से देखना है बच्चों। तो इसमें सवाल नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि आफताब ने अपनी पुत्री से कहा है, क्या कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आगे है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। और यहाँ पर जो पहली लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है ये है 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर 7 वर्ष पहले की बात चल रही है और यहाँ पर 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। तो यहाँ पर है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। आगे है, क्या यह मनोरंजक है? तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ है क्या यह मनोरंजक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका कोई मतलब है भी नहीं। आगे है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जो भी ये स्थिति है, इसमें देखिए दो स्थिति हैं, यानी कि पहली स्थिति तो दे रखी है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और दूसरी स्थिति दे रखी है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो दो स्थिति इसमें दे रखी हैं, तो इन दोनों स्थितियों को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में हम इसे व्यक्त कर देंगे। तो ग्राफीय रूप जो है इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चों ग्राफीय, यानी कि ज्यामितीय।
तो अगर सवाल में ग्राफीय रूप आता है तो भी ऐसे करना है जैसे मैं कराऊंगा, और अगर आता है ज्यामितीय रूप तो भी ऐसे करना है जैसे मैं कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफीय रूप एक ही बात होती है बच्चों। तो इसमें देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों इसमें जो है ग्राफ बनना है, इसलिए मैंने ग्राफ की कॉपी ले ली है, फिर वरना अलग अलग पेपर लेने पड़ते। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज है 3.1 और 3.1 का है बच्चों पहला सवाल। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले बता देता हूं मैं कि इसमें जो हमें दिया हुआ है यानी कि जो शर्तें दे रखी हैं, शर्त यानी कि स्थिति, जो हमारी पहली स्थिति और दूसरी स्थिति दे रखी है उसको हम शर्त करके लिख लेंगे यहाँ पर कि प्रथम शर्त से और द्वितीय शर्त से, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम स्थिति से और द्वितीय स्थिति से। तो चलिए देखिए इसमें जो लिखा हुआ है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसमें 7 वर्ष पहले की बात करी गई है, 7 वर्ष पूर्व की बात की गई है। तो यहाँ पर हम इनकी जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आयु संबंधी सवाल होते हैं कोई सी भी कक्षा हो चाहे, तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो भी आयु हम मानेंगे वो इस समय की होनी चाहिए, यानी कि वर्तमान समय की आयु हम मानेंगे। तो हम इसमें लिख देंगे कि आफताब की वर्तमान आयु, तो आफताब की जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेंगे x वर्ष, ठीक है बच्चों। और इसकी पुत्री है तो पुत्री की आयु भी हम मान लेंगे, दोनों की ही आयु हमें वर्तमान समय की माननी है यानी कि वर्तमान आयु माननी है। तो पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे 22 वर्ष। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब जो पहली जो कंडीशन हमें दे रखी है, पहली स्थिति, उसमें कहा क्या गया है उसमें जो है 7 वर्ष पहले की बात चल रही है। तो यहाँ पर हम इन दोनों की, आफताब की और पुत्री की, दोनों की आयु हम 7 वर्ष पहले की निकाल लेंगे, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 7 वर्ष पहले की बात है, जो आयु हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो 7 वर्ष पहले की लिख रहे हैं, और वर्तमान का मतलब होता है जो इस समय पर है, यानी कि इस समय यानी कि बिल्कुल आज की डेट में जो है। तो अब इस सवाल को अगर जब भी देखेंगे हम, चाहे अब देखें या 1 साल बाद या फिर जब भी, तो वो जो है वो समय कहलाता है वर्तमान। यानी कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमने लिख रखा है इसमें कि आफताब की वर्तमान आयु, तो इसका मतलब ये है कि आज तक, यानी कि आज जो वर्तमान आयु, आज जो आयु है आफताब की वो होती है वर्तमान आयु। तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर कितनी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो इस समय यानी कि जो वर्तमान आयु है आफताब की वो कितनी है, वो है x वर्ष। तो 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी। अब देखिए ऐसे मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं 30 वर्ष का हूँ, तो 5 वर्ष पहले कितना का था, 25 वर्ष का। ये तो आपको पता ही है कि 5 घटा देंगे उसमें से, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब इस समय की जो आयु है, जो वर्तमान आयु है आफताब की, वो x है, x वर्ष है। तो यहाँ पर जब 7 वर्ष पूर्व की बात है तो हम 7 वर्ष उसमें से घटा देंगे, यानी कि x माइनस के हो जाएगा 7 वर्ष। ऐसे ही पुत्री की भी निकाल लेंगे 7 वर्ष पूर्व, तो यानी कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर कितनी, जो वर्तमान आयु है वो 22 है, 22 वर्ष, और इसमें से 7 वर्ष घटा देंगे तो 7 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी, यानी कि 22 माइनस के 7 वर्ष। तो अब देखिए बच्चों इसमें लिख लेंगे हम प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था अभी सवाल शुरू करने से पहले कि प्रथम स्थिति से, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे प्रथम शर्त से लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई एग्जाम में कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहली बात, जो 7 वर्ष पूर्व हमें जो पहली स्थिति में जो संबंध हमें दे रखा था वो 7 वर्ष पहले का था। तो यहाँ पर दोनों की आयु जो है 7 वर्ष पहले की वे हम आपस में बराबर कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से x माइनस 7 और बराबर कितना 22 माइनस के 7। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें पहली शर्त में कहा गया है वो कहा गया है ये कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
तो आफ्ताब ने कहा है अपनी पुत्री से कि मैं, यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी कि आफ्ताब, और आगे है तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि तुमसे यानी कि पुत्री से 7 गुनी आयु का। तो यहाँ पर देखिए पुत्री से 7 गुनी आयु, तो यहाँ पर पुत्री की जो आयु है वो y-7 है। तो यहाँ पर हम पुत्री की जो आयु है उसका क्या कर देंगे, 7 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 7 गुना कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर आफ्ताब की बात चल रही है और पुत्री की बात चल रही है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पुत्री तो छोटी ही होगी अपने पिता से। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये दोनों आयु बराबर की थी, तो बराबर का हमने चिन्ह लगाया था इसमें, तो दोनों पक्ष बराबर तो थे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आफ्ताब की आयु है और इधर पुत्री की आयु है। तो क्योंकि ये जो आफ्ताब है ये बड़ा होगा और पुत्री जो है वो छोटी होगी, तो दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं थे, तो हमें इन दोनों पक्षों को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर अब देखिए जो आफ्ताब की आयु है वो ये है x माइनस के साथ, तो इधर का जो पक्ष है ये तो पहले से ही बड़ा है, और अगर किसी वजह से अगर आप इसको कर देते 7 गुना तो ये पक्ष और भी बड़ा हो जाता, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं रहते। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें जो है हमने जो पुत्री की आयु थी उसका 7 गुना कर दिया है। या तो इस तरीके से समझ लीजिए, या फिर सीधा सीधा है जो प्रश्न में दिया हुआ है कि पुत्री की जो आयु है उसका 7 गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान ना रहे तो ऐसे सोच लेना कि पुत्री की आयु तो वैसी छोटी होती है और दोनों पक्ष हमें बराबर करने हैं, तो जो छोटी वाली आयु है उसमें ही जो भी अगर हमें जितने भी गुना करना है वो उससे गुणा हम जो छोटी वाली आयु है उसमें करेंगे। और अगर इस तरीके से कहा जाता है कि इतने वर्ष अधिक है या फिर अधिक की बात है, तो जो अधिक करेंगे हम वो जो पुत्री की यानी कि जो छोटी वाली आयु है, पुत्र की हो या पुत्र की जो भी है, जो छोटी वाली आयु है वो हम उसमें कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, या फिर जैसे इसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो पुत्री की आयु है उसका हमने 7 गुना कर दिया है। तो यहाँ से एक समीकरण निकाल लेंगे, तो x माइनस के 7 और बराबर 7 के अंदर गुणा कर देंगे, 7 बाई और माइनस के 7 सत्ते 49। तो यहाँ से x और y वाले पद कर लेंगे एक तरफ, तो x ऐसा कैसी 7 बाई जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर कितना, ये माइनस के 49 ऐसा कैसे ही, और ये 7 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस के 7 बाई और बराबर कितना है, अब देखिए यहाँ पर दोनों ही संख्याएं विपरीत चिन्हों की हैं तो घट जाएंगी ये, तो 49 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 49 में से 7 घटाएंगे तो ये 42 बच जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, इसलिए ये संख्या क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 लिख लेंगे। अब देखिए, अब तो जो पहली शर्त थी ये तो हो गई है कंप्लीट, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई है। अब जो दूसरी शर्त है यानी कि जो दूसरी स्थिति है, दूसरी कंडीशन, उसमें दिया हुआ है ये कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो पहले हम आफ्ताब की और पुत्री की जो आयु है 3 वर्ष बाद की वो हम निकाल लेते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। अब देखिए यहाँ पर है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर, तो कितनी होगी। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि मैं 30 वर्ष का हूँ और 3 वर्ष बाद कितने का हो जाऊँगा, 33 वर्ष का। कैसे, क्योंकि ये जो 3 वर्ष बाद की बात करी गई है इसमें हमने जो हमारी इस समय की आयु है, वर्तमान आयु, उसमें हमने 3 जोड़ दिया है ना। तो यहाँ पर जो है अब ऐसे ही जब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, x वर्ष है, तो x और प्लस के कितना, ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष बाद की बात की गई है, तो 3 वर्ष हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये आ गया x प्लस के 3 वर्ष। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु भी निकालेंगे, तो पुत्री की आयु बराबर कितनी, 22 और प्लस के कितना, 3 वर्ष। तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु भी हमने निकाल ली है, वो कितनी है, 22 प्लस के 3 वर्ष। तो यहाँ पर द्वितीय शर्त से, या द्वितीय स्थिति से, तो यहाँ पर देखिए जो दोनों की 3 वर्ष बाद की जो दोनों की आयु है, आफ्ताब की भी और पुत्री की भी, तो यहाँ से हम दोनों को बराबर कर लेंगे। तो बराबर कर लेते हैं x प्लस के 3 और बराबर कितना,
बाई प्लस के कितना 3। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से समझिए, एक तो जो प्रश्न में दे रखा है उसके हिसाब से, और एक इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जब बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पक्ष बराबर है, जब भी तो बराबर का चिन्ह लगाया गया है। तो यहाँ पर अब देखिए, लेकिन यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर तो है नहीं, क्योंकि आफताब की आयु इधर लिखी हुई है और इधर लिखी हुई है पुत्री की आयु। क्योंकि अब देखिए ये जो आफताब है ये तो बड़ा ही होगा अपनी पुत्री से, तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है इस समय पर। तो जो भी करेंगे हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली आयु है इन दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो छोटी वाली आयु है इसमें ही जो भी गुना करना हो तो इसी में गुणा करेंगे, और अगर अधिक करना है तो इसी में करेंगे, यानी कि पुत्री की आयु में। या फिर प्रश्न के हिसाब से देख लीजिए कि क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें कहा गया है ये कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब ने कहा अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, यानी कि पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा आफताब। तो यहाँ पर 3 गुनी आयु का, पुत्री की आयु से 3 गुना, यानी कि केवल 3 गुनी आयु का, यानी कि इसमें दिया हुआ है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि पुत्री की आयु से आयु का जो 3 गुना है उसका हम 3 गुना कर देंगे। तो पुत्री की आयु कितनी है, 3 गुनी कर देनी है, बाई प्लस 3 है, तो यहाँ पर हम 3 गुना कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों ही पक्ष क्या हो चुके हैं, बराबर हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि x प्लस के 3, और यहाँ से भी एक इक्वेशन निकाल लेंगे हम। तो 3 की बाई में गुणा कर देंगे, 3 बाई और प्लस कितना 3 तिया 9। तो यहाँ से एक्स वाई वाले पद एक तरफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x और 3 बाई इधर आ जाएगा, तो माइनस के 3 बाई और बराबर, क्योंकि इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 9 ऐसा का ऐसा ही, और ये 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस के 3 बाई और बराबर में कितना, यहाँ पर देखिए 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ चुकी है हमारी कि x माइनस 3 बाई बराबर कितना 6। तो समीकरण 2 इसको हम मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो बातें, जो प्रश्न है ये दिया हुआ, इसमें हमसे दो बातें पूछी गई हैं। एक तो जो हमारी दोनों कंडीशन थी, दोनों स्थिति थी, इसको जो है बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, और ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में तो बाद में करेंगे, उससे पहले बीजगणितीय रूप में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरीके से, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 का बीजगणितीय रूप। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बीजगणितीय रूप भी बताना था हमें। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है समीकरण 1/2 का, यानी कि जो स्थिति हमारी पहली थी उसकी समीकरण ये है, और दूसरी स्थिति जो थी उसकी इक्वेशन ये है दूसरी वाली। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने लिख लिया है समीकरण 1/2 का बीजगणितीय रूप। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमें जो बीजगणितीय रूप है कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी कि दोनों समीकरणें जो हैं ये पहले से ही बीजगणितीय रूप में ही लिखी हुई हैं। क्योंकि अगर देखिए ध्यान से समझना, अगर किसी भी समीकरण में अगर ये बीज आ जाते हैं, ये एक्स वाई जो होते हैं, इन एक्स वाई को ही हम ABCD XYZ, ये है ना A to Z, इनको हम क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बीज बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी समीकरण में अगर ये XY आ जाते हैं तो वो जो समीकरण है वो बीजगणितीय रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए जब ये XY तो इसमें पहले से ही है, तो इसका मतलब ये जो समीकरण है, समीकरण 1 और 2, ये तो पहले से ही बीजगणितीय रूप में लिखी हुई हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 है वो ये है, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। तो देखिए यहाँ पर ये जो माइनस के 42 है इसको हम इधर ले आएंगे, बस इतना कर सकते हैं। वरना चाहे तो अब देखिए, चलिए पहले लिख लेता हूँ। तो इसको 42 को इधर लेके आएंगे, यानी कि x माइनस 7y, और 42 जब इधर आएगा दूसरे पक्ष में तो इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस के 42 और बराबर कितना 0। यहाँ पर समीकरण कोई सी भी नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो ये है x माइनस के 3y, और 6 इधर प्लस में इधर आएगा दूसरे पक्ष में, तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर कितना 0। तो यहाँ पर देखिए
कि हमने इन दोनों इक्वेशन में यानी कि दोनों समीकरणों में क्या कर लिया है, जो यहाँ पर RHS में जो संख्या थी उसको LHS में ले आए हैं। यहाँ पर -42 था, इसको इधर ले आए, और यहाँ पर 6 था तो इसको इधर ले आए माइनस में। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजगणितीय रूप में जो हमने इक्वेशन लिखी है वो 0 के बराबर करके लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि 0 के बराबर करके ही लिखना है, ये तो हमने लिख लिया है कि इसमें जो इक्वेशन हमें दे रखी थी वो 0 के बराबर नहीं थी, तो 42 को इधर लेके आएंगे -42 को तो 0 के बराबर हो जाएगी, और 6 को इधर लेके आएंगे तो भी ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है कि मतलब जो भी RHS में संख्या थी उसको हम LHS में ले आए और इस तरीके से हमने लिख दिया। या फिर अगर कुछ नहीं भी करना है तो समीकरण 1 को उठाओ और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर लिख दो, समीकरण 2 को उठाओ और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर लिख दो, तो वो भी बिल्कुल सही है, उस पर भी कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पर उत्तरमाला में भी आप देख सकते हैं कि किसी सवाल में जो है यहाँ पर ये 0 के बराबर होंगी इक्वेशन, किसी में मतलब बिल्कुल ऐसे ही लिख दी होंगी इसी तरीके से कि यहाँ पर 0 के बराबर ना हो के ये जो अचर पद है वो इधर लिखा हुआ होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बीजगणितीय रूप जो है वो तो कंप्लीट हुआ, और इसका जो ग्राफीय रूप है वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 का ग्राफीय रूप, ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूप, तो दोनों ही नाम लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ज्यामितीय तो समीकरण 1 व 2 का ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप एक ही बात होती है, तो ग्राफीय रूप करेंगे अब हम। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफीय रूप है ये जो है हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2 का ग्राफीय रूप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली समीकरण ले लेंगे, यानी कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या, अब देखिए जो समीकरण 1 थी हमारी वो कितनी दी हुई थी, समीकरण 1 है x माइनस 7y और बराबर कितना दे रखा है -42। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से देखिए हमें जो है x और y का x या y यानी कि x और y दोनों में से एक कोई से भी एक चर का मान निकाल लेंगे। चाहे तो x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालोगे तो y के पदों में आ जाएगा, और y का मान निकालोगे तो x के पदों में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मान किस तरीके से निकालना है, ध्यान से समझना। ये वीडियो लंबी तो हो ही जाएगी, लेकिन शुरू का एक आध सवाल अगर ठीक से समझ में आ जाएगा तो पूरा जो चैप्टर है वो बिल्कुल बढ़िया करके समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए चाहे तो यहाँ पर देखिए हम तो यानी कि मैं जो मान निकालूंगा वो तो x का निकालूंगा, यानी कि चलिए इस तरीके से देखिए x का जब मान निकालेंगे तो x और बराबर -42 और ये 7y जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इधर माइनस में इधर आके ये हो जाएगा प्लस का। तो देखिए x का मान मैंने निकाल दिया है, ये x का जो मान है ये y के पदों में आ गया है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से कर सकते थे, मैंने तो x का मान निकाल दिया, बहुत ही आसानी से निकल गया बस एकदम से, है ना। तो यहाँ पर बटे का यानी कि बटे में कुछ भी नहीं है, कोई भी झंझट नहीं है बटे की इसमें। लेकिन यहाँ से अगर हम y का मान अगर हम निकालते तो बटे की जो झंझट है वो आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें सारणी भी बनानी है। तो देखिए अगर हम ये रफ कार्य दिखाता हूँ यहाँ पर करके, अगर y का मान निकालते तब क्या आती है यहाँ पर समीकरण देखिए। तो यहाँ से अगर y का मान निकालते तो y का पद इधर ऐसा का ऐसा ही, और हमें इधर जो है x का पद लेके जाना पड़ता। तो x का जो पद है वो क्या है, यानी कि इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का x है और इधर जाके हो जाएगा ये माइनस में। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा -42 और माइनस के x, और अब देखिए जो -7 है वो y की गुणा में इधर जाएगा, तो y इधर जो है दूसरे पक्ष में जाके ये बटे में चला जाएगा माइनस के साथ। तो यहाँ माइनस से माइनस ये काट मत देना, क्योंकि कटेगा माइनस से माइनस, लेकिन पहले ऊपर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो ऊपर जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो y बराबर माइनस का चिन्ह हमने कॉमन लिया, उस माइनस से ये माइनस कट गया है। ये चलिए देखिए तो कितना बच जाएगा 42 और माइनस कितना हो जाएगा +x, और बटे कितना है -7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना y बराबर 42
और प्लस के x और बटे कितना 7। तो देखिए y का मान जो है बहुत ही झंझट के साथ है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर जब हम सारणी बनाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ जो यहाँ पर हल्का मान है वही निकालने में फ़ायदा है। क्योंकि अगर हमने ये बटे का सिस्टम अगर यहाँ पर कर लिया तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही भारी हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर हमें ऐसा मान निकालना है कि जो थोड़ा हल्का है ना। तो यहाँ पर ऐसी समीकरण 2 में भी ऐसी करना है कि जो मान भी चाहे y का निकले चाहे x का निकले, लेकिन हमें मान वो निकालना है जिससे मान जो है हमारा हल्का आ जाए। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से हमने ये मान निकाल लिया है। तो अब देखिए हम यहाँ पर सारणी बनाएंगे। तो सारणी किस तरीके से बनाएंगे वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो इस पक्ष में है, क्या है इस पक्ष में, जो इस पक्ष में चर है, चर कितना है y है। ठीक है बच्चों। तो y जो है y को हम ऊपर वाले खाने में लिखेंगे और इधर जो है LHS में, यानी कि जिसका हमने मान निकाला हुआ है, अगर हमने x का मान निकाला हुआ है तो x को नीचे लिखेंगे, y का मान निकाला हुआ है तो y को नीचे लिखेंगे। यानी कि इधर जो भी चर है, जो भी चर आया हुआ है उसको हम ऊपर वाले खाने में लिखेंगे और नीचे वाले खाने में इस इक्वेशन को लिख देंगे पूरी को ही, चाहे अकेला x ही लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं पूरी इक्वेशन ही लिख देता हूँ। तो माइनस के 42 और प्लस के कितना 7y। तो देखिए यहाँ पर करना हमें ये है कि यहाँ पर y का हम मान रखेंगे इसमें, तो y का मान रखेंगे तो x का निकल जाएगा, यानी कि y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा इस इक्वेशन में रखने के बाद। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर y का जो भी मान रखेंगे मैं बताऊँगा किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर देखिए चलिए रख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 ही खाने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए है कि कम से कम हमें 3 मान निकालने हैं। और अगर ध्यान से सुनना बच्चों, कम से कम हमें कितने मान निकालने हैं? 3 मान निकालने हैं, ताकि यहाँ से हमें 3 बिंदु प्राप्त हो जाएं। अगर किसी वजह से ऐसे समझो कि सवाल जो है बहुत ही भारी है, यानी कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही भारी है, यानी कि बहुत ही मतलब हो ही नहीं सकती उसकी कैलकुलेशन, ऐसे समझ लेना। जब आपसे ना हो तो कम से कम हम 2 बिंदु तो निकालेंगे ही। अगर 2 बिंदु से कम निकाले हैं तो सवाल नहीं हो पाएगा बच्चों। इसलिए जो है कम से कम हमारे पास 3 बिंदु होने चाहिए, ध्यान रखना। और अगर ज़्यादा ही भारी कैलकुलेशन है जो हमसे हो नहीं पा रही है तब हम 2 बिंदु कम से कम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कम से कम हम 3 बिंदु निकालेंगे, और इससे ज़्यादा हम कितने भी निकाल सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, वो तो टाइम वेस्ट ही करना है। तो कम से कम 3 ही बिंदु निकाल लेंगे, ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर y का मान किस तरीके से रखेंगे। अब y के ऐसे तो हम कुछ भी रख सकते हैं कि भाई हमने तो 10 रख लिया, 20 रख लिया, 1000 रख लिया, माइनस के 25 रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन रखेंगे किस तरीके से ये समझिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, y का मान जब हम यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, हमें ऐसा ही करना है। तो अब देखिए y का जो मान है वो हम किस तरीके से रखेंगे। y का मान हमें एक ऐसा मान रखना है कि x का मान भी y का जो भी हमने मान रखा होगा उसके लगभग में ही आए। मान लीजिए कि अगर हमने y का मान 10 रखा तो x का मान भी 10 के लगभग में ही आए तो सही रहेगा। अब देखिए अगर किसी वजह से अगर कोई भी मान है ऐसा कि अगर जो मान हमने y का रखा उसके लगभग में नहीं आता है x, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मान भी चल जाएगा। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान और रखना है जो मैं बताने वाला हूँ अब, कि अब देखिए y का मान तो हमने रख दिया, मान लीजिए हमने 1 रख दिया, ठीक, और x का मान आ गया कितना 10,000। आ सकता है, कैलकुलेशन तो बहुत भारी भारी हो सकती है, मैं बता रहा हूँ एक तरीके से कि y का मान हमने रखा 1 और x का मान आ गया 10,000। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जो हम ग्राफ बनाएंगे वहाँ पर पैमाना एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर और फिर ये देखिए कि मान लो y का हमने दूसरा मान रखा 1 मान, यानी कि y का 1 मान हमने रखा 1 और x का मान कितना आ गया 10,000। और मान लीजिए y का मैंने 1 मान रख दिया अपनी मर्जी से, ऐसे ही मान लीजिए मैंने रख दिया 3 और x का मान कितना निकल गया 10 करोड़, है ना। तो ऐसी जो कैलकुलेशन है, यानी कि अब देखिए 10 करोड़ तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी ना। या तो अगर x का मान जैसे 10,000 आया है तो इस 10,000 के लगभग में ही आ जाए इसे x का अगला मान भी, ठीक है। यानी कि जैसे 10,000 आया तो 20,000 आ जाए, चलिए, है ना। तो ग्राफ पर हम पैमाना सेट कर लेंगे। तो अब लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकते ना कि एक मान तो आ रहा है 10,000, एक आ गया है 10 करोड़, एक आ गया 50 लाख, इस तरीके से। तो उल्टा सीधा मान नहीं आना चाहिए, यानी कि x के जो सभी मान है वो उसके लगभग में ही
आने चाहिए, इस तरीके से हम रखेंगे। तो कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो छोटी छोटी संख्याएं रख के देखते हैं, क्योंकि अब देखिए बच्चों, मुझे तो पता है कि यहाँ पर कौन सी संख्या रखने से क्या मान आएगा, क्योंकि मैं तो कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता रहता हूँ, कभी स्कूल में, ये तो सवाल मेरे हाथों के नीचे को निकलते ही रहते हैं, तो मुझे पता रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो हम यहाँ पर y का मान है वो 5 रखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो मैंने बात बताई है उसको ठीक से समझ लेना है, और जितना जो है इसका रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जब हम y का मान रखेंगे 5, तो यहाँ पर देखिए रफ कार्य में करिए चलिए। तो यहाँ पर है x बराबर कितना है -42 और प्लस के कितना है 7 और गुणा में y। तो y का मान कितना रखा है 5। तो यहाँ से x और बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए -42 और प्लस के 7 पंजे 35। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ गया, 35 में से 42 घट रहे हैं, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस में आ जाएगी। और यहाँ पर जो है 35 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं इसलिए माइनस में बच गई, और 42 में से 35 घटा के यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आया, ये x का मान आ गया है -7। तो अगला मान रखेंगे हम 6। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम 6 रखेंगे तो कैलकुलेशन खुद करके देख लेना। अब चलिए एक आध कैलकुलेशन और करके दिखा देता हूँ। तो जब यहाँ पर हम मान रखेंगे x बराबर माइनस के कितना 42 और कितना है प्लस 7 और गुणा यहाँ पर y, और y का मान हम कितना रख रहे हैं। तो बच्चों मोबाइल के कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, वो अब ठीक हो चुकी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए हमने मान रखा था यहाँ तक कि x बराबर -42 और प्लस 7 और गुणा में कितना y, और y का मान हमने कितना रखा है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हम जब 6 रखेंगे तो यहाँ से x का जो मान है वो कितना आ जाएगा -42 और प्लस 7 छंग 42। तो प्लस 42 से -42 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए जब हमने y का मान 6 रखा है तो x का मान कितना आया निकल के 0। तो इसमें अब देखिए जो अगला मान है वो हम 7 रखेंगे, और जब हम 7 रखेंगे तो यहाँ पर खुद करके देख लेना आप कैलकुलेशन को। तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है वो भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे अब समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, देखिए समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु A। तो अब जो बिंदु हम लिखेंगे वो A B C करके लिखेंगे इस तरीके से। तो पहले बिंदु को O नहीं A, और दूसरे बिंदु को लिखेंगे हम B इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु A, तो जो बिंदु होता है वो हमारा x, y होता है। तो x, y होता है, तो इसलिए यहाँ पर पहले x का मान लिखेंगे और फिर y का मान लिखेंगे। तो किसी सवाल में यहाँ पर जो सारणी बनेगी तो किसी सवाल में x यहाँ पर ऊपर हो सकता है, y नीचे हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है पहले x का मान लिखना है। तो पहले बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो a यानी कि समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु a कितना -7 और कोमा कितना 5, कोमा दूसरा बिंदु b और कितना 0,6 तथा C। तो C कितना है 7,7, पहले x का मान फिर y का मान, C 7,7 है। और अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु थे भाई ये आ चुके हैं, और अब निकालेंगे हम समीकरण 1 से, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण यहाँ पर समीकरण 2 से। तो 1 से जो बिंदु हमारे निकलने थे भाई यहाँ पर आ चुके हैं, और अब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 इसमें दे रखी है, समीकरण 2 दे रखी है x - 3y, x - 3y और बराबर 6। तो यहाँ से देखिए y का मान जो है यहाँ से नहीं निकालना है, क्योंकि चाहे निकाल सकते हैं लेकिन वो उसकी जो कैलकुलेशन है काफ़ी भारी आ जाएगी। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, और ये 3y जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3y। तो यहाँ पर अब हम सारणी बना लेंगे समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो इस पक्ष में है चर वो लिखेंगे ऊपर, यानी कि y है तो y लिखेंगे, और जो इधर है यानी कि अब ये पूरी इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर कितना 6 प्लस के 3y। तो यहाँ पर देखिए मान मैं बताता हूँ क्या रखना है, कैलकुलेशन खुद करके देख लेना, मैंने यहाँ पर 2-3 कैलकुलेशन दिखा दिए करके। तो यहाँ पर y का जो मान है वो रखेंगे हम -1,
तो x का जो मान है वो इसमें रखेंगे, जब यहाँ पर देखिए y का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकलेगा 3 प्लस के, ठीक है। और यहाँ पर y का मान रखेंगे हम -2, तो x का जो मान है वो निकल जाएगा 0। और y का मान यहाँ पर रखेंगे -3, तो x का जो मान है वो निकल जाएगा कितना, -3। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण, अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो सारणी हमारी आई थी, हमने लिखा था यहाँ पर समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु a इतने कोमा इतने, b इतने कोमा इतने जो भी है, और तथा c ये है ना। तो अब यहाँ पर देखिए शुरू से ही नहीं लिखेंगे a b c करके, तो c के बाद जो है d, हम d से ही लिखना शुरू करेंगे, कभी a b c दोबारा से यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर देखिए d कितना, पहले x का मान लिखेंगे यानी कि 3, और कोमा फिर y का मान यानी कि -1, और फिर आ जाएगा e, और e कितना आ जाएगा 0, -2, तथा अब देखिए a b c d e, अब आ जाएगा f, तो f हो जाएगा कितना -3, और कोमा कितना y का मान है -3 है। तो समीकरण 1 और 2 से, दोनों से जो है, समीकरण 1 से जो प्राप्त बिंदु है वे यहाँ पर लिखे हुए हैं, और समीकरण 2 से जो प्राप्त बिंदु है वे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो बिंदु हमारे निकले हैं a b c d e f, अब इसका ग्राफ और बनेगा, और इसका जो ये जो सवाल है ये हो जाएगा कंप्लीट बिल्कुल। तो यहाँ पर चलिए इसका ग्राफ शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इधर जो हमें करना था ग्राफ या रूप यानी कि ज्यामितीय रूप, इधर का तो हिस्सा कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बस अब जो है केवल इनका ग्राफ बनना बाकी है, जो यहाँ पर ठीक से समझ लिया होगा। एक बार और बता देता हूँ कि समीकरण 1 से लेंगे, और यहाँ पर x या y का मान निकालेंगे, फिर उसमें इधर जो भी चर होगा उसके मान रखेंगे, तो इधर वाले चर के मान निकल जाएंगे। तो y के मान हमने रखे और x के मान यहाँ पर निकल गए, और यहाँ पर हमने लिख दिया कि समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु इतने इतने हैं। और यहाँ पर समीकरण 2 से हमने लिया इक्वेशन, समीकरण 2 हमने लिखी यहाँ पर, और यहाँ से भी x या y का मान निकाल लिया हमने, और यहाँ पर देखिए y आया है, तो y के मान हमने रखे और x के मान हमारे निकल गए। तो हमने इसमें लिख लिया कि समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु इतने इतने हैं। अब किस तरीके से बिंदु लिखे हैं ये मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ग्राफ शुरू करते हैं बच्चों। तो अब इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें अब ऐसे नहीं कि अकल टप जो है एकदम से खींच दिया कि यहाँ पे खींच दी लाइन और इधर खींच दी, तो हिसाब देखना है कि ताकि जो है मतलब हमारे बिंदु यहाँ पर प्रदर्शित करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हम x अक्ष पर खींचेंगे इस तरीके से, है ना, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है इस तरीके से। तो यहाँ पर जब हम खींचेंगे तो x अक्ष पर देख लेते हैं कि हमारा जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो x अक्ष पर यानी कि x के जो x अक्ष पर यानी कि हम x के मान देखेंगे। तो x का जो मान है देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कितना है -7, और यहाँ पर सबसे बड़ा कितना है +7। और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर है सबसे बड़ा है 3 और सबसे छोटा है -7। तो चलिए ये वाले जो बिंदु हैं ये तो इसी के अंदर आ जाएंगे। तो -7 से +7 तक के हमारे बिंदु इसमें आने हैं, यानी कि 7 और 7 14 और 1 कितना 15। तो यहाँ पर ये 15 जो बिंदु है वे होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं खींच लेता हूँ। तो अब देखिए इसमें जो है, चलिए खींच लेता हूँ। तो बच्चों एग्जाम में ये ग्राफ जो है अगर आएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से बना के आना है। अभी एक चैप्टर और आएगा आगे, सांख्यिकी नाम है उस चैप्टर का, तो उसमें भी ग्राफ बनेगा उसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज में। तो बहुत ही हल्का ग्राफ है उसका भी, तो बस ठीक से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वाई एक्स जो है अगर हम यहाँ पर खींचते हैं तो हमारे बिंदु देख लेते हैं कंप्लीट हो जाएंगे या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं कंप्लीट, तो यहीं पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर वाई एक्स भी बना लेते हैं।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब बाई एक्स पर भी देख लेते हैं हम कितने बिंदु हैं इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 7 है और सबसे छोटी संख्या इसमें 5 है, लेकिन सबसे छोटी संख्या इसमें कितनी है, -3। तो यहाँ पर जो है चलिए हो जाएगा इतने में ही काम। तो यहाँ पर अब हम बिंदु प्रदर्शित कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो बिंदु है जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं बच्चों, ये होता है 0। अब देखिए चलिए यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी लिख लेते हैं, एक्स डैश वाई, और यहाँ पर लिखेंगे वाई डैश। तो अब यहाँ पर देखिए जो 0 से इधर की जो दिशा होती है ये प्लस की होती है, और 0 से इधर की दिशा माइनस की होती है। और यहाँ पर अब वाई एक्स पर देखिए जो 0 से ऊपर की दिशा है वो प्लस की होती है, और 0 से नीचे की जो दिशा है वो माइनस की होती है। तो चलिए इस पर बिंदु भी हम लिख लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये छोटे छोटे बिंदु लगाने हैं, यानी कि बहुत मोटे मोटे कर दिए गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए यहाँ पर अब इधर को देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब ऐसे ही ऊपर ऊपर को भी आएंगे बिंदु। तो चलिए मैं लिख ही लेता हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों वाई एक्स पे जो बिंदु है वे भी मैंने लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन हमारी छोटी पड़ गई थी, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बाई। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो बिंदु हैं ये कम से कम तो देखिए उतने तो लिखने ज़रूरी ही हैं जितने हमें सारणी में दिए हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बाई एक्स पर जो माइनस में हमारा मान है तो वो -3 था, -4 नहीं है, तो -4 भी हमने लिख लिया। चाहे -5 भी लिख सकते हैं, या फिर -3 तक ही रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने बिंदु इसमें आए हुए हैं इतने नंबर तो हमें यहाँ पर लिखने ही हैं, इससे कम नहीं लिख सकते, क्योंकि वरना फिर हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले जो बिंदु ए है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, तो पहला मान होता है यहाँ पर x का मान, और दूसरा वाला जो मान है वो होता है किसका, y का मान। तो यहाँ पर x का मान कितना है, -7। तो सबसे पहले -7 पर चलिए। तो अब देखिए -7 ये है बाई एक्स पर, वो सॉरी एक्स अक्ष पर, यानी कि x का मान है तो x अक्ष पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए -7, तो यहाँ पर -7 हम -1 -2 करते हुए यहाँ पर आ चुके हैं -7 पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, y का मान है 5, यानी कि +5। यहाँ पर चिन्ह का बहुत ही महत्व है, तो ध्यान रखना है। तो +5। अब देखिए नीचे को चलेंगे तो माइनस में जाएंगे, और प्लस में चलेंगे तो ऊपर को हमें जाना पड़ेगा। तो कितना चलना है, 5 चलना है। तो यहाँ पर चाहे तो 5 के सामने ऐसे ही आ जाइए, ये यहाँ से गिन के चले जाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 5 के सामने ही है बच्चों। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, और यहाँ पर 5 के सामने यानी कि यहाँ। तो यहाँ पर हम ये बिंदु लगा देंगे छोटा सा, और चाहे तो इसको जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे गोला सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसका नाम ज़रूर लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये बिंदु था ए, और ए कितना था, -7 और कोमा कितना, 5। ये लिखना ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं है बच्चों, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अच्छा लगता है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इसमें नहीं लिखेंगे तो इसमें हमें पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर बिंदु कौन सा बना हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे तो आसानी से पता चल जाएगा, वरना आपको जो है देखना ही पड़ेगा नाप के कि हाँ ये कौन सा बिंदु था। तो यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं कटते, नंबर कट भी सकते हैं, एग्जामिनर के ऊपर बात है। तो यहाँ पर देखिए अगला जो बिंदु है बी, तो बी है 0,6, यानी कि x का मान तो चलना है हमें कितना, 0। तो 0 चलना है, इसका मतलब 0 पे ही है, ना तो इधर चलना है और ना ही इधर चलना है। तो 0 पे ही है, बिल्कुल 0 पे। और y का मान कितना है, +6। तो +6 जो है ऊपर को चलना है। तो ऊपर को चलेंगे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए तो यहाँ पर 0,6 हमारा बिंदु आ गया है, यहाँ पर बिल्कुल यही है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से गोलंडा सा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बिंदु है हमारा कितना है, बी, और बी कितना है ये बच्चों, 0,6। यहाँ पर नाम जरूर लिखेंगे ये बिंदु के।
और सी बिंदु पर आ जाते हैं हम, तो सी बिंदु है 7,7। तो चलिए देखिए अब 7,7 यानी कि x का जो मान है वो कितना है प्लस के 7। तो यहाँ पर देखिए प्लस के 7 ये है x का मान, और y का मान भी क्या है प्लस के 7। तो यहाँ पर ऊपर को चलेंगे और कितने नंबर 7 नंबर, तो 7 नंबर यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये गोल अंडा कर सकते हैं। तो चाहे ये गोल अंडा अगर ना भी करो तो बस केवल ये बिंदु लगा देना छोटा सा तो भी चल जाएगा, गोल अंडा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सी, और सी कितना था बच्चों 7,7। तो देखिए यहाँ पर अब इन तीनों बिंदुओं को जो है हम स्केल से मिला देंगे। तो एक बात का ध्यान और रखना है बच्चों, ये बिल्कुल ये बिंदु इस तरीके से होंगे कि स्केल से खींच सकते हैं इस तरीके से, यानी कि तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा में होंगे। अगर 4 बिंदु हम निकालेंगे तो चारों एक ही रेखा में होंगे, इसलिए ध्यान रखना है कि बिल्कुल ये जो है हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 ही बिंदु निकालने हैं, क्योंकि ज़्यादा निकालोगे तो फिर ज़्यादा घिंच-पिच हो जाएगी सवाल में, तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बच्चों मैं कॉपी घुमा देता हूँ, थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ी ज़रा हिसाब से खींचनी है बच्चों, बिंदु से बिल्कुल भी अलग ना हो। ये बिल्कुल सीधी ही आएगी, क्योंकि अब ये चैप्टर शायद इसमें है नहीं, है तो जो यहाँ पर है निर्देशांक ज्यामिति के नाम से अभी एक चैप्टर मिलेगा आगे, निर्देशांक ज्यामिति के नाम से, उसमें है रेखाएं। तो अभी यहाँ पर देखिए पहले एक चैप्टर होता था इसमें सरल रेखा का, तो उसमें हम ये रेखाएं पढ़ते थे। तो ये जो इक्वेशन हमारा होता है ना बच्चों, जो यहाँ पर अभी मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि मतलब ax + by + c = 0, तो ये रेखा का समीकरण होता है बच्चों। तो रेखा का समीकरण ये होता है कि जो इसका ग्राफ है वो बिल्कुल सीधा ही आता है। तो यहाँ पर इसलिए सीधी ही आएंगी ये लाइनें। तो यहाँ पर अब देखिए इसका जो अगले बिंदु हैं वे भी हम प्रदर्शित करते हैं इसमें। तो यहाँ पर है कितना बच्चों, d है 3,-1। तो यानी कि x का मान जो है हमें 3 चलना है प्लस के, तो यहाँ पर हम x का मान प्लस के 3 चल के आ गए हैं, और y का मान चलना है कितना बच्चों -1। तो यहाँ पर -1 नीचे की तरफ को आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर चलिए बिंदु बाद में ही लिखेंगे, पता नहीं किस तरफ जाएगी ये, चलिए वैसे तो मुझे पता ही है। तो यहाँ पर हम बिंदु का नाम लिख लेते हैं d, कितना है d 3,-1, और बिंदु E प्रदर्शित करते हैं। तो E है बच्चों कितना 0,-2। तो 0,-2 यानी कि x का जो मान है वो हमें 0 चलना है, तो यानी कि कुछ भी नहीं चलना है, ना इधर ना इधर, तो यहाँ पर 0 पर ही रहना है। और y का मान चलना है -2, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, ये आ चुके हैं -2। तो यहाँ पर बिंदु का नाम हम लिख देंगे कितना है ABCD, E है ये बिंदु, तो E बिंदु है कितना 0,-2। अब देखिए इसके बाद है F बिंदु, तो F कितना है यहाँ पर ये है -3,-3। तो x का मान हमें कितना चलना है -3, और y का मान भी हमें कितना चलना है -3। तो -3 पर चलते हैं x अक्ष पर, तो -3 पर ये आ गई यहाँ पर, और फिर चलना है हमें -3, यानी कि माइनस की जो दिशा है वो नीचे को है, तो माइनस की दिशा यानी कि -3 यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है वो कितना आया है, ये जो बिंदु था ये था F बिंदु, और ये था बच्चों ये आया था हमारा -3,-3। तो चलिए इसके लिए भी रेखा हम खींच लेते हैं। तो कॉपी घुमा लेता हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने ये लाइन खींच ली है, और देखिए इस तरीके का ग्राफ है। और एक तरीका मतलब एक बात और समझिए बच्चों, यहाँ पर जो हमने बिंदु अपनी तरफ से रखे थे वे आप चाहे कुछ भी बिंदु रखो, बस ऐसे बिंदु रखो कि जिनका ग्राफ बनाना थोड़ा आसान हो, कि मतलब हाँ इस ग्राफ पेपर पे ही काम हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ग्राफ पेपर की ज़रूरत है, ऐसा नहीं। तो बिंदु चाहे ये इधर उधर, जैसे कि यहाँ पर 4 भी ले सकते थे, और इधर माइनस में भी ले सकते थे, प्लस में भी, वो आपकी मर्जी है कि क्या मान लेने हैं क्या नहीं लेने हैं, बस ग्राफ हल्का बन जाए इस तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हम संख्याएं चाहे कुछ भी लें, और ग्राफ अगर आपने बना लिया है बिल्कुल सही, तो वो ग्राफ बच्चों बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ये ध्यान रखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि हमें बिंदु यही लेने हैं तो ही ऐसा ग्राफ आएगा। भले से ही ये जो हमारी रेखा का जो यहाँ पर ग्राफ है वो इस तरीके से आया है, क्या पता तुम कोई और बिंदु लो तो यहाँ से आगे को आ जाए, या इतना आ जाए, या इतना आ जाए,
है ना। तो लेकिन होगा इसी तरीके से, जैसे ये ऐसे जा रही है तो इसी तरीके से होगा, और यहाँ पर ये थोड़ी सी ऊपर को इसका झुकाव है तो ये भी ऐसे ही होगा, चाहे बिंदु कुछ भी हो, चाहे आगे को ही हो, यहाँ पर ग्राफ पेपर अगर यहाँ पे होता तो चाहे आगे को ही होता इस तरीके से, चाहे इधर इधर भी रह सकता है, चाहे इतना भी आ सकता है, चाहे इतना भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके का ग्राफ आएगा चाहे आप कोई भी संख्या यहाँ पर ले लो। तो ये इस बात का जो है बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये जो प्रश्न था ये तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इसका बीजगणितीय रूप भी हमने निकाल दिया था और ग्राफीय रूप भी हमने ये निकाल दिया है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है इसका सॉल्यूशन इस प्रश्न का। तो अब देखिए, अब एक छोटी सी बात और बताता हूँ, इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है वो बात, तो यहाँ पर बस मुझे ऐसे ही समझाना है। तो मैं थोड़ी सी बात बच्चों ये बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर हमें दो समीकरणें दी हुई हैं, या दी हुई होती हैं, या दी हुई है, या फिर हमें निकालनी है, जो भी हैं तो दो होती हैं। लेकिन अगर सिंगल होती है तो उसका जो समीकरण है वो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अब देखिए ये जो ग्राफ हमारा सीधा आया है ना, इसी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल सीधा आया, सीधे का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा है, ऐसे नहीं, सीधे का मतलब है कि बिल्कुल सरल रेखा, यानी कि स्केल से जो लाइनें हमारी स्केल से खींचती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे कि झुकाव किसी भी तरफ को हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केल से खींचनी चाहिए, यानी कि जो मेरा मतलब ऐसे है कि अगर ऐसे होती तो ये सीधी नहीं है ना, चाहे किसी भी दिशा में हो कैसे भी हो स्केल से खींचनी चाहिए, वो सीधी होती है, यानी कि वो होती है सरल रेखा। तो यहाँ पर देखिए ये इस समय पर ये जो हमारा कोर्स है वो NCERT का कोर्स है, NCERT गणित। तो इससे पहले क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो यूपी बोर्ड में अब से पहले ये 2020 चल रहा है, तो अभी दो साल पहले लगभग हमारा जो यूपी बोर्ड में जो कोर्स था वो अलग था बच्चों, उस समय पर NCERT नहीं था। तो उस समय पर एक चैप्टर होता था कक्षा 10 में सरल रेखा, तो वहाँ सरल रेखा में हमें इसके जो है हमने बहुत इक्वेशन सोल्व किए थे, वहाँ पर तरह तरह के बहुत सारे सवाल थे। लेकिन यहाँ पर सरल रेखा यहाँ पर है तो, लेकिन सरल रेखा का केवल छोटा सा ही भाग है, और जिसका नाम इस बुक में निर्देशांक ज्यामिति के नाम से है। तो 7वें नंबर का जो चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति है, इस बुक में मिल जाएगा। लेकिन उसमें रेखा के जो समीकरण हैं वे नहीं बताए गए हैं, इस चैप्टर में रेखा के समीकरण नहीं आए हुए हैं। तो जो पहले हम पढ़ते थे सरल रेखा, उसमें होती थी ये इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन होती है बच्चों, ये सरल रेखा का व्यापक रूप होता है। तो पहले हमारा चैप्टर था सरल रेखा, तो ये जो सरल रेखा है इसका जो व्यापक रूप होता था वो यही होता था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ax प्लस के बी वाई और प्लस के c बराबर 0, ये है सरल रेखा का व्यापक रूप। तो यहाँ पर जब भी हम ग्राफ निकालते थे तो उसमें बिल्कुल सीधा ही आता था वो, चाहे कैसे भी आए, लेकिन स्केल से खींचने वाला हो, बिल्कुल सीधा हो, यानी कि ऐसे ना हो इस तरीके से, तो ये वक्र हो जाता है ना। तो मुझे केवल यही बताना था बच्चों इसमें कि ये जो हमारे पास जो समीकरण दी हुई हैं ये सब सरल रेखा की ही समीकरण होती हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पर हमारे जो ग्राफ आया है वो बिल्कुल ये इस तरीके से सीधा ही, इसकी जो रेखाएं हैं वे क्या आई हैं, सीधी आई हैं। तो चलिए बच्चों, इसका तो जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और जो मुझे अलग से ये वाली बात बतानी थी ये भी मैंने बता दी है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो भी इसका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।